हेलो फ्रेंड्स, विजय कोचिंग सेंटर में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय सिंह सोमरुई और आज हम लोग पॉलिटी का एक बेहतरीन टॉपिक यानी राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्या राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित 2 या 3 सवाल अक्सर पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा और हम प्रयास करेंगे आप लोगों को अच्छा से समझाने का। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति कौन होते हैं तो इसको ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। इससे संबंधित सवाल भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति होते हैं या तो भारत के प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, तो क्या आंसर हो जाएगा? राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं और संसद में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी ये 3 मिलके क्या बनेगा? संसद। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति का वेतन जो होता है, वेतन एवं भत्ते, ये संचित निधि से दिया जाता है और अभी हाल ही में क्या हुआ है, इसका 5 लाख प्रति माह कर दिया गया है। इससे भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो कितना लेटेस्ट है? ये 5 लाख प्रति माह और किस निधि से? संचित निधि से। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन कौन सा अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, तो इसको जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 52, ये अनुच्छेद 52 में लिखा गया इस पद के बारे में कि राष्ट्रपति का एक पद होगा जो संघ की कार्यपालिका का हेड होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में ये दिया हुआ है कार्य एवं शक्ति के बारे में। कार्य एवं शक्ति के बारे में, ये कार्य शक्ति बहुत बड़ा है, इसीलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 54 यानी निर्वाचन, कैसे इसका निर्वाचन होता है, इसके बारे में अनुच्छेद 54 में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, निर्वाचन किसके द्वारा होता है? निर्वाचन आयोग द्वारा होता है और इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब है दोस्तों कि डायरेक्ट जैसे आम जनता हम लोग सांसद या विधायक को चुनते हैं, ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग डायरेक्ट विधायक सांसद चुनते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। ये हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष रूप से। और इसमें कौन कौन शामिल होता है? निर्वाचक मंडल। इसके चुनाव में कौन शामिल होता है दोस्तों? निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, और क्या है, केंद्र शासित में जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य इसमें इस चुनाव में भाग लेते हैं। तो दोस्तों और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ये निर्वाचन में, इसके चुनाव में कौन कौन भाग नहीं ले सकते हैं? माननीय सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसमें मानव सदस्य में क्या होता है दोस्तों? 12 सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन। हालांकि अभी एंग्लो इंडियन का पद हटा दिया गया है और विधान परिषद के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अनुच्छेद 53 के बारे में, कार्य एवं शक्ति। चलिए दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 53 कार्य एवं शक्ति के बारे में लिखा गया है, उल्लेखित किया गया है। तो राष्ट्रपति का क्या क्या कार्य एवं शक्ति दिया गया है, तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करना और इसके सलाह पर यानी पीएम के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, खेक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के आयुक्तों की नियुक्ति करना। उसके बाद एचसी यानी हाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों की नियुक्ति करना और राज्यपालों की नियुक्ति करना। और राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी होते हैं, यानी
तीनों सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों वित्त आयोग का गठन, यानी 280 अनुच्छेद 280 में लिखा गया है कि वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। और SC ST OBC आयोग का भी गठन राष्ट्रपति करते हैं। फिर दोस्तों आगे देखते हैं अध्यादेश लाने की शक्ति, यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये कितना अनुच्छेद 123 में दिया गया है दोस्तों। और कोई बिल या विधेयक पर हस्ताक्षर करता है तब जाके क्या होता है दोस्तों? कानून बनता है। कोई भी बिल या विधेयक जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक ये कोई कानून नहीं बनता है। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो दोस्तों कोई बिल या विधेयक कानून बन जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्षमादान करने की शक्ति, यानी क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। कितना? 72 अनुच्छेद में दिया गया है। क्षमादान करने की शक्ति मतलब किसी को उम्र कैद की सजा को कम करना या फांसी को कम करना, या तो फांसी की जगह क्या है उम्र कैद की सजा में दिलाना। ठीक है दोस्तों। और इसमें राष्ट्रपति का कार्य क्या है? युद्ध या शांति का उद्घोषणा करना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों धन विधेयक पर सहमति देना। राष्ट्रपति धन विधेयक पर सहमति देता है और धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश होता है, उसके बाद कहाँ होता है? राज्यसभा में, यानी 14 दिन तक राज्यसभा में होता है। उसके बाद पुनः भेज दिया जाता है राष्ट्रपति के यहाँ, पारित हो जाता है दोस्तों। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय राष्ट्रपति नहीं लेता है। धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। इससे संबंधित भी सवाल पूछा जाता है अक्सर दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन लेता है? तो कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट शक्ति एवं कार्य देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें हम कुछ कार्य शक्ति देखे हैं, तो अभी देखेंगे आगे कि SC के सलाह या परामर्श यानी 143 है। तो अनुच्छेद 143 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। कुछ भी चीज होता है कानूनी सलाह तो कौन? सुप्रीम कोर्ट से लेता है। और ये जो सलाह है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है दोस्तों। या उसका सलाह ये माने या ना माने ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। फिर दोस्तों आगे देखते हैं वीटो पावर। वीटो पावर की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद संसद के सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और भंग करना। ठीक है दोस्तों। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना 263 अनुच्छेद में दिया गया है कि राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं आपातकाल की शक्ति, आपातकालीन की शक्ति। तो दोस्तों यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, इसको ध्यान से समझिए और सुनिएगा। अनुच्छेद क्या क्या? 352, 356 और 360। ये 352 क्या होता है दोस्तों? जब बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होता है तो राष्ट्रपति इसमें 352 के तहत आपातकाल की आपातकालीन लागू करता है देश में। तो दोस्तों अभी तक कब कब किया गया इसको ध्यान से देखिए। 352 के अंतर अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति यहाँ आपातकाल लगा चुका है। कितना? 3 बार। कब कब? 1962, 1971 और 1975। 1962 चीन युद्ध के दौरान, 1971 में पाकिस्तान के दौरान, 1975 गृह युद्ध में हुआ था। कुछ उतना ठीक से याद नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो क्या है अभी तक 3 बार क्या 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 356 जो कि राष्ट्रपति शासन, ये कई बार लग चुका है, ये राज्य में होता है राष्ट्रपति शासन। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 360। ये 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। संयोगी बस ये है कि दोस्तों अभी तक ये स्थिति आया नहीं है। ठीक है। ना ही आना चाहिए वित्तीय आपातकाल। तो 352 बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह पर आपातकाल लागू करता है। 356 राष्ट्रपति शासन होता है राज्य में और 360 वित्तीय आपातकाल। चलिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं स्वविवेक की शक्ति। ये है स्वविवेक की शक्ति। राष्ट्रपति की शक्ति क्या है? स्वविवेक की शक्ति। इसमें क्या होता है दोस्तों? वैसे तो इसको सलाह देने के लिए कई कमेटी है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ है जो कि स्वविवेक शक्ति है वो अपने ऊपर निर्भर करता है।
जैसे दोस्तों लोकसभा में अगर किसी सदस्य दल को बहुमत नहीं मिलता है तो अपने स्वाभाविक से किसी दल के नेता को पीएम के तौर पर चुन लिया जाता है और वो अपना बहुमत साबित करने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित क्या अनुच्छेद 53 कार्य शक्ति। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत काफी है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 52, 53, 54 हो गया है और ये अनुच्छेद 55 देखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 55 में क्या लिखा गया है, निर्वाचन के नियम, यानी किस तरीके से राष्ट्रपति को चुना जाता है उसका कुछ नियम है। इसको देखेंगे दोस्तों। क्या है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, एक संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, और से क्या है गुप्त मतदान होता है। ऐसे कोटा होता है दोस्तों, सूत्र होता है कुल वैध मत बटा 2+1, और एक होता है वरीयता क्रम। वरीयता क्रम का मतलब होता है दोस्तों, मान लो अगर राष्ट्रपति चुनाव में 4-5 व्यक्ति खड़े हैं तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि मान लो इसमें कितना लाना पड़ता है, 50% से अधिक लाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मान लो कोई व्यक्ति 50% से कम लाया वोट, तो इसको हम लोग वरीयता क्रम के द्वारा भी कर सकते हैं। वरीयता क्रम मान लो 1, 2, 3, 4 करके करते हैं। मान लो 1, 2, 3 या 4, मान लो कोई चुनाव में कितना 4 व्यक्ति हैं, तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, अगर मान लो कोई 50% से अधिक वोट नहीं लाया तो इसको हम लोग क्या करते हैं वरीयता क्रम के अनुसार, मान लो अगर 1 नंबर को हम लोग देंगे, ठीक है, कि हम लोग इसको राष्ट्रपति बनने योग्य हम लोग कर देते हैं। इसमें मान लो जितना भी परसेंट है, उसके बाद अगर ई 50% भी नहीं है तो फिर इसको जो ऐसे करके हो जाता है दोस्तों। ठीक है, वरीयता का नाम समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 56 यानी पदावधि। अनुच्छेद 56 के अनुसार दिया गया है कि शपथ ग्रहण से 5 वर्षों तक, हालांकि इसमें अपने सबको त्याग पत्र भी दे सकते हैं और इसमें महाभियोग मामला अलग है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अनुच्छेद 57। इसमें क्या है, पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन का मतलब है कि जब एक व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन गया है या बन चुका है तो उसको कितना बार राष्ट्रपति पद में चुनाव लड़ सकता है। तो भारतीय संविधान में इसका कोई समय सीमा तय नहीं हुआ है, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 देखेंगे योग्यता, कि एक राष्ट्रपति को क्या क्या योग्यता होना चाहिए राष्ट्रपति चुनने के लिए, यानी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उसके योग्यता में क्या क्या होना चाहिए। तो इससे संबंधित क्या अनुच्छेद 58 में दिया गया है। इसमें क्या दिया दोस्तों कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और नेक्स्ट क्या है 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। दोस्तों यहाँ 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, यानी कि अगर 1 महीना या 2 महीना अगर बचा है तो ये नहीं लड़ सकता है, कंप्लीटली 35 वर्ष पूरा कर चुका होना चाहिए। उसके बाद लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, और उसके बाद किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी सरकारी किसी या नौकरी में ना हो। ये है दोस्तों क्या इसकी योग्यता। तो दोस्तों इसको देखकर कैसा लग रहा है कि इसके पास तो सब ये जो योग्यता है सबके पास है, तो फिर हर कोई क्या राष्ट्रपति को चुनाव लड़ सकता है, हर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है दोस्तों। इसके लिए कुछ नियम कायदे हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ प्रस्तावक, यानी दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव का जो नॉमिनेशन होता है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, 50 सांसदीय विधेयक का क्या प्रस्तावक के रूप में होना चाहिए, और 50 क्या है अनुमोदक के रूप में होना चाहिए। जब तक ये जो 50 सांसद और विधायक किसी नाम को लेकर का अनुमोदक अगर नहीं करते हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए प्रस्ताव के रूप में ये 50 सांसद विधायक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, और ये लोग किसी को प्रस्ताव के रूप में नहीं भेजते हैं, यानी अनुमोदन नहीं करते हैं, ये अपना राष्ट्रीय पार्टी से ही
किसी को करते हैं। इसीलिए दोस्तों हर कोई आम आदमी ये चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग आज अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 तक देख चुके हैं। आगे 4-5 अनुच्छेद है उसको भी देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप ये राष्ट्रपति का ये जो चैप्टर है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।